चैप्टर 10। आसमान को इस तरह देखकर अपूर्वा कमरे की तरफ बढ़ी और अनाया के पास आकर बैठ गई। अनाया की नजरें भी अरमान पर थीं, या यूं कह लो अनाया ने पहली बार अरमान को ढंग से देखा था। अपूर्वा के उसके पास बैठने से उसका ध्यान टूटा तो अनाया ने अपूर्वा से पूछा, तू यहाँ इतनी सुबह क्या कर रही है? अपूर्वा अभी भी अरमान की तरफ ही देख रही थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनाया ने अपूर्वा को कोहनी मारी और बोली, अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे इसमें। ये सुनकर अपूर्वा झेप गई। अपूर्वा अनाया की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुझसे बोला था ना कि सुबह आऊंगी, भूल गई क्या? अनाया ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया और अरमान की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठकर अपनी बहन से कुछ बातें कर रहा था। शिवन्या, अनाया और अपूर्वा एक साथ बैठकर बातें करने लगी। ये देखकर अरमान कमरे से बाहर आ गया और कैंटीन की तरफ चला गया। वहीं शिवन्या अनाया से बातों में लगी हुई थी। ये कह लो वो उसके बारे में जानना चाहती थी। थोड़ी देर बाद अरमान सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आ गया। अरमान ने अमित को उठाया और उसे ब्रेकफास्ट खिलाकर दवाई दी। अनाया, शिवन्या और अपूर्वा तीनों ही अरमान को ये सब करते हुए देख रही थी। अरमान ने इन सब कामों से फ्री होकर कमरे से बाहर जाने की तरफ कदम बढ़ाए। तभी अपूर्वा ने उसे रोक लिया और बोली, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? अरमान ने ना में सर हिलाया तो अनाया बोली, तो आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये सुनकर अरमान सोफे पर बैठ गया। अनाया ने एक अलग प्लेट में खाना सर्व किया और चाय का कप अरमान की तरफ बढ़ा दिया। अरमान ने चाय का कप उठाया और अनाया की तरफ देखने लगा। अनाया, शिवन्या और अपूर्वा को ब्रेकफास्ट सर्व करने में बिजी थी और साथ में उनकी कभी ना खत्म होने वाली बातें चालू थीं। अरमान मुस्कुराता हुआ अनाया को देखता है तो तभी उसकी नज़र शिवन्या पर पड़ी, जो उसकी तरफ न जाने कब से उसे ही देख रही थी। ये देखकर अरमान थोड़ा हड़बड़ा जाता है और अपनी चाय पीना शुरू कर देता है। शिवन्या ने ये सब देखा तो मुस्कुरा जाती है। सोचती है, अब समझ आया कि आप पूरी रात यहाँ क्यों थे। पहली बार आपको किसी लड़की ने थप्पड़ मारा और बदले में आपने उसे कुछ नहीं कहा। सब सही जा रहा है भाई, वेरी गुड। शिवन्या ने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी देर बाद अपने कॉलेज के लिए चली गई। अरमान शिवन्या को उसके कॉलेज छोड़ने उसके साथ चला गया। अनाया और अपूर्वा अब कमरे में अकेले बैठे थे। अपूर्वा ने अनाया से पूछा, तू इस लड़के के बारे में क्या जानती है? किसके बारे में? अनाया ने पूछा। जिसकी गाड़ी से हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। उसके नाम के सिवाय कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? तू क्यों पूछ रही है? अपूर्वा, क्योंकि मैं जो जानती हूँ उस पर विश्वास करना शायद हम दोनों के बस की बात नहीं है। अनाया ने हैरान होकर अपूर्वा को देखा और बोली, ऐसा क्या जानती है इस लड़के के बारे में? अपूर्वा ने एक न्यूज़पेपर निकालकर टेबल पर रख दिया। अनाया ने वो न्यूज़पेपर उठाया। न्यूज़पेपर में अरमान की फोटो थी, हाथ में गन लिए, और उसके साथ में उसके सारे आदमी भी थे। अनाया ने अरमान की फोटो के साथ लगी हुई खबर को पढ़ना शुरू किया, जो कुछ इस तरह थी। मुंबई शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर एक बार फिर पुलिस के हाथों से निकल गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक अरमान मलिक पर पिछले कई सालों से उनकी नज़र है। इस मासूम से दिखने वाले नौजवान पर न जाने कितने लोगों के कत्ल के इल्जाम हैं, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से एक बार फिर मुंबई पुलिस ने अरमान मलिक के खिलाफ कोई कार्यवाही ना कर सकी। इससे आगे अनाया पढ़ती, उससे पहले अपूर्वा ने उससे पेपर छीन लिया और वापस अपने बैग में रख लिया। अनाया जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर हैरान रह गई। तभी अपूर्वा की आवाज ने उसे सोच से बाहर निकाला। उसने सुना अपूर्वा कह रही थी, तेरी तरह मैं भी हैरान हो गई थी ये सोचकर, इतना मासूम सा दिखने वाला लड़का गैंगस्टर भी हो सकता है और खूनी भी। विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी तक जो कुछ भी देखा है वो सच है या फिर ये न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है वो सच है? यार, मैं तो कल इसे देखकर ही दिल दे बैठी थी। उसकी नीली आंखों में ऐसी खोई कि अभी तक वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। कितना हैंडसम है, किसी प्रिंस की तरह। और वो जिस तरीके से सब कुछ कर रहा है और हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव वो कर रहा है, उससे तो कभी लगा नहीं कि वो मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर हो सकता है। तुझे इस बारे में क्या लगता है? ये बोलकर अपूर्वा ने अनाया की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत बैठी किन्हीं ख्यालों में गुम थी। ये सब देखकर अपूर्वा ने अनाया के कंधे पकड़कर हिलाया और बोली, तू कहाँ खो गई? कुछ बोला है मैंने? अनाया, हाँ मैं सब सुन रही हूँ, लेकिन ऐसे कैसे किसी की बात पर विश्वास कर ले हम? ये सब समझ में नहीं आ रहा। अपूर्वा, बैग उठाते हुए, हाँ यार, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन याद रख, धुआं वहीं होता है जहाँ आग लगी हो। तू अपना ध्यान रखियो और उस लड़के से दूर ही रहियो। मैं ऑफिस जा रही हूँ,
बॉस को सारी सिचुएशन बता दूंगी। वो तुझे एक दिन की छुट्टी लेने पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बाय, टेक केयर। ये कहकर अपूर्वा उस कमरे से बाहर निकलकर अपने ऑफिस की तरफ चली गई। अनाया अमित के साथ उसी कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसने देखा अरमान कुछ डॉक्टर्स की टीम को लेकर कमरे में आता है। डॉक्टर अमित का चेकअप करते हैं। अरमान उनसे दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और सोचता है शायद आज के बाद तुम्हें कभी ना देख पाऊं और शायद मिलना भी ना हो। यही कुछ लम्हे बचे हैं मेरे पास अनाया, तो मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। मन करता है इस वक्त को यहीं रोक दूं। इन लम्हों में मेरी पूरी दुनिया बसी है, पर अफसोस तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मेरी फीलिंग्स के बारे में। कभी बता पाऊंगा भी या नहीं। तुम्हारे साथ बिताया हर एक मिनट मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। काश मैं इस कदर मजबूर न होता, मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा होता तो जरूर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता देता। मिस्टर मलिक, कैन यू हियर मी? ये डॉक्टर की आवाज थी। अरमान अपनी सोच से बाहर आया और डॉक्टर से बोला, यस डॉक्टर। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, मिस्टर मलिक, आप पेशेंट को शाम तक घर ले जा सकते हैं। ही इज फाइन नाउ। आप मेरे साथ आकर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। कम विद मी। ये कहकर डॉक्टर की टीम वहाँ से चली गई। अरमान ने अनाया को देखा, वो किसी सोच में डूबी थी। अरमान ने अनाया को आवाज लगाई, अनाया। वो अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई थी। अरमान अनाया के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम ठीक हो? अनाया अपने सामने अरमान को इस तरह खड़ा देखकर घबरा गई। अरमान अनाया से बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने। तुम अमित के साथ यहीं रहो और अमित को घर ले जाने की तैयारी करो। ये बोलकर अरमान कमरे से बाहर निकला तो अनाया कुछ सोचते हुए सोफे से उठकर कमरे से भागती हुई बाहर आई और अरमान से टकरा गई। अरमान और अनाया उस कमरे के बाहर कॉरिडोर में एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। अनाया अरमान के ऊपर थी और उसका हाथ अरमान के सीने पर। अरमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। अनाया अरमान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अरमान का भी बुरा हाल था। इससे पहले उसका अनाया से इस तरह टकराना, फिर उसका इतने करीब होना कि वो एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। अरमान ने अपना हाथ अनाया के हाथ पर रखा, जो कि अनाया के उसके सीने पर रखा हुआ था। अरमान अपनी नीली आंखों से अनाया को देखता है और फिर उससे उठने का इशारा करता है। अनाया अभी भी उसके इशारे को समझ नहीं पाती। अरमान उसके करीब जाता है और उसकी गर्दन को अपने होठों के करीब लाकर उसके कान में बोलता है, मेरे ऊपर से उठने का एहसान करोगी? ये सब सुनकर अनाया हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अरमान के ऊपर से उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मिस्टर मलिक, सॉरी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरमान उठते हुए बोला, मैं ठीक हूँ अनाया, मैं आपको ये बोलने आई थी, आप कमरे में बैठ जाइए, मैं जाकर नीचे फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ। ये बोलकर अरमान कमरे से बाहर निकला तो अनाया कुछ सोचते हुए सोफे से उठकर कमरे से भागती हुई बाहर आई और अरमान से टकरा गई। अरमान और अनाया उस कमरे के बाहर कॉरिडोर में एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। अनाया अरमान के ऊपर थी और उसका हाथ अरमान के सीने पर। अरमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। अनाया अरमान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अरमान का भी बुरा हाल था। इससे पहले उसका अनाया से इस तरह टकराना, फिर उसका इतने करीब होना कि वो एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। अरमान ने अपना हाथ अनाया के हाथ पर रखा, जो कि अनाया के उसके सीने पर रखा हुआ था। अरमान अपनी नीली आंखों से अनाया को देखता है और फिर उससे उठने का इशारा करता है। अनाया अभी भी उसके इशारे को समझ नहीं पाती। अरमान उसके करीब जाता है और उसकी गर्दन को अपने होठों के करीब लाकर उसके कान में बोलता है, मेरे ऊपर से उठने का एहसान करोगी? ये सब सुनकर अनाया हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अरमान के ऊपर से उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मिस्टर मलिक, सॉरी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरमान उठते हुए बोला, मैं ठीक हूँ अनाया, मैं आपको ये बोलने आई थी, आप कमरे में बैठ जाइए, मैं जाकर नीचे फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ। ये बोलकर अरमान कमरे से बाहर निकला तो अनाया कुछ सोचते हुए सोफे से उठकर कमरे से भागती हुई बाहर आई और अरमान से टकरा गई। अरमान और अनाया उस कमरे के बाहर कॉरिडोर में एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। अनाया अरमान के ऊपर थी और उसका हाथ अरमान के सीने पर। अरमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। अनाया अरमान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अरमान का भी बुरा हाल था। इससे पहले उसका अनाया से इस तरह टकराना, फिर उसका इतने करीब होना कि वो एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। अरमान ने अपना हाथ अनाया के हाथ पर रखा, जो कि अनाया के उसके सीने पर रखा हुआ था। अरमान अपनी नीली आंखों से अनाया को देखता है और फिर उससे उठने का इशारा करता है।
अनाया अभी भी उसके इशारे को समझ नहीं पाती। अरमान उसके करीब जाता है और उसकी गर्दन को अपने होठों के करीब लाकर उसके कान में बोलता है, मेरे ऊपर से उठने का एहसान करोगी? ये सब सुनकर अनाया हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अरमान के ऊपर से उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मिस्टर मलिक, सॉरी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरमान उठते हुए बोला, मैं ठीक हूँ अनाया, मैं आपको ये बोलने आई थी, आप कमरे में बैठ जाइए, मैं जाकर नीचे फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ। ये बोलकर अरमान कमरे से बाहर निकला तो अनाया कुछ सोचते हुए सोफे से उठकर कमरे से भागती हुई बाहर आई और अरमान से टकरा गई। अरमान और अनाया उस कमरे के बाहर कॉरिडोर में एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। अनाया अरमान के ऊपर थी और उसका हाथ अरमान के सीने पर। अरमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। अनाया अरमान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अरमान का भी बुरा हाल था। इससे पहले उसका अनाया से इस तरह टकराना, फिर उसका इतने करीब होना कि वो एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे